सो हेलो एवरीवन, द नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या चैप्टर चल रहा था हमारा, किस चैप्टर के बारे में बात हो रही थी आप सब जानते हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, कल मैंने बेसिक बेसिक चीजें चैप्टर में पढ़ा दी थी आपको। क्या क्या चीजें हमने कवर अप की थी कल, एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था कल हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस। उसके बाद हम पढ़ चुके थे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं वो पार्ट है किसके? प्योर सब्सटेंसेस के। आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दी होगी, एक लिस्ट होगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने थे मेटल, नॉन मेटल्स एंड मिक्सचर्स को। तो आई होप सभी बच्चों ने किए होंगे। हाँ, मुझे पता है कितनों ने किए होंगे। तो जिसने नहीं किए, देखिए मैं बताता हूं। इनमें से फाइंड आउट करना है आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मिक्सचर क्या क्या है। तो आपके सामने जो पहला वर्ड है वो क्या है भाई? एक एयर है। दूसरा क्या है? मिल्क। तीसरा आयरन। चौथा एल्यूमिनियम। पांचवा सल्फर। छठा नाइट्रोजन। सातवां आयोडीन। आठवां मर्क्यूरी। नाइन्थ है आपका लेमनेड और 10th है आपका कार्बन। देखिए, देखिए भाई, एयर, एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है? क्योंकि इस एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एयर बेसिकली क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर क्या हुआ? एक मिक्सचर हुआ। मिल्क क्या है? मिल्क भी एक भाई क्या है? मिक्सचर है। मिल्क भी क्या है? एक मिक्सचर है। आयरन मेटल है। क्या है? मेटल। एल्यूमिनियम मेटल है। ठीक है। सल्फर नॉन मेटल है। नाइट्रोजन नॉन मेटल। आयोडीन नॉन मेटल। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मेटल है। लेमनेड मिक्सचर है। लेमनेड क्या है भाई? मिक्सचर है। और कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल। तो ये जो लिस्ट थी मैंने आपको बताई थी कल कि आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा वाला मिक्सचर है, कौन मेटल और कौन नॉन मेटल है। तो ये इसके सही आंसर हैं। जिन बच्चों ने किया होगा, किसी एक आध क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट कर लेना इसको देख के। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा मिक्सचर। देखिए क्या होते हैं मिक्सचर। देखिए भाई, ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है? एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं। मिक्सचर कब फॉर्म होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाए इन एनी प्रोपोर्शन, यानी कोई फिक्स प्रोपोर्शन ना हो। किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर मिक्स कर दो बिना किसी प्रोपोर्शन के, बिना किसी मेजरमेंट के, तो वो जो मिक्सचर बनेगा, वो जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? आपका मिक्सचर बनेगा। क्या है मिक्सचर? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें किन्हीं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में किसी भी प्रोपोर्शन पे मिक्स कर दिया जाता है। तो वो बनता क्या है? फिर मिक्सचर बनता है। ठीक है। चलिए, अब ये जो मिक्सचर होता है वो आपका दो तरीके का होता है। पहला होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखिए, ये जो मिक्सचर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, देखिए ये डायग्राम से, आप डायग्राम से समझिए। ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सोलवेंट और सोल्यूट के, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सोलवेंट और सोल्यूट के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक रेड पार्टिकल है, एक ब्लू पार्टिकल है, एक रेड है, एक ब्लू है और एक रेड है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सॉल्यूशन के अंदर वो कैसे है? यूनिफॉर्मली है, यानी एक लाइन में लगे हुए हैं, ये वन बाय वन। लेकिन जो आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा उसमें देखिए एक रेड है, दूसरा ब्लू है, तीसरा फिर से रेड, चौथा रेड, पांचवा रेड। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्मली होगा। समझे? तो ऐसा मिक्सचर
जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यूनिफॉर्मली हो, ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा? होमोजेनस कहलाएगा। और ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नॉन यूनिफॉर्मली हो, वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। स्टील जो है एक होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। एयर होमोजेनस मिक्सचर, रेन होमोजेनस मिक्सचर, और वाइन भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है भाई। उसके बाद में आइस इन सोडा, आइस इन सोडा यानी किसी सोडे में अगर आप आइस डालो तो वो मिक्सचर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर बनेगा। सॉइल, सॉइल भी कैसा मिक्सचर है भाई? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सीरियल इन मिल्क, अगर आप मिल्क में कोई सीरियल्स डालो तो वो क्या बन जाएगा? एक हेट्रोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। ऑयल एंड विनेगर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। समझे होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, ठीक है। जिसमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा वो होमोजेनस होगा, और जिसमें नॉन यूनिफॉर्मली होगा वो हेट्रोजेनस होगा। आई होप होमोजेनस और हेट्रोजेनस में बेसिक चीजें आपको पता चल गई होंगी। चलिए भैया आगे देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, होमोजेनस मिक्सचर आर दोज इन विच द components are evenly distributed in the mixture, and separated chemicals cannot be seen because they are evenly blend at molecular level। यानी होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आप किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के गैप्स के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सपोज कीजिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इसके अंदर शुगर डिसॉल्व कर दूं तो इनके बीच में शुगर के पार्टिकल सेट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सेट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो वो आपको विजिबल नहीं होंगे मिक्सचर के अंदर। तो इस तरह का जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा? होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पहले वाले सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में इवनली फिक्स्ड हो गए। समझे? एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, जब आप पानी के अंदर नमक घोलते हो तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि नमक जो है वो पानी से गायब हो गया। अब गायब क्यों हो गया? कहाँ गया नमक? तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टिकल्स के गैप के बीच में फिक्स हो गए। समझ गए? तो वो आपको दिखाई देने बंद हो गए। सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर का एक एग्जांपल होता है। यानी यहां पर आप सॉल्यूशन लिखा हुआ देखो तो सॉल्यूशन मींस होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। आपने बताया सर कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब ये सॉल्यूशन होता क्या? देखिए मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अभी मैंने आपको बताया सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें one substance is called solute and the other is called solvent। क्या है सॉल्यूशन? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जिसका एक पार्ट सोल्यूट और दूसरा पार्ट सॉल्वेंट होता है, उस सब्सटेंस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। समझे? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस where one substance is solute and the other substance is solvent। समझे? अब सोल्यूट और सॉल्वेंट समझिए। सोल्यूट क्या है? सपोज कीजिए आपने सॉल्ट में सॉल्ट मिलाया किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर मिलाया? वाटर के अंदर। तो जिसकी, अब आप ये देखिए कि सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, आप पानी के अंदर नमक घोल रहे हैं ना, तो जिस चीज में घोला जाएगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और जिस चीज को घोला जाएगा, किसको घोल रहे हैं? नमक को, तो ये क्या होगा? सोल्यूट होगा। समझे? आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सोल्यूट होगा और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज द सब्सटेंस दैट इट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको डिसॉल्व किया जाता है यानी घोला जाता है सब्सटेंस के अंदर।
इट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी कैसी होती है, कम होती है या छोटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, कम क्वांटिटी होती है। इन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट इज सोल्यूट, सॉल्ट क्या होगा भाई, सोल्यूट होगा, समझे, क्लियर यहां तक। चलिए सॉल्वेंट देखते हैं। इट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व सोल्यूट, दैट डिसॉल्व सोल्यूट, यहां पर क्या था, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो घुलता है सॉल्यूशन के अंदर वो सोल्यूट होता है, और ऐसा सब्सटेंस जो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है यानी घुलता है अपने अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। इन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन की बात करें तो उस सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में वाटर आपका क्या होगा भाई, सॉल्वेंट होगा, समझे। सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, और सॉल्ट कौन होगा, सोल्यूट होगा। जिस चीज में घोला जा रहा है वो सॉल्वेंट, और जिस चीज को घोला जा रहा है वो सोल्यूट, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ डायग्राम है सॉल्यूशन का, कैसे बनता है सॉल्यूशन, चलिए ये तो पता है आपको। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन मींस गाढ़ापन, कौन सा सॉल्यूशन कितना ज्यादा थिक है, उसकी थिकनेस उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करती है। देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ, in a specific volume of solution, it is concentration of solution। अब क्या होता है सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन देखिए क्या होती है, किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करती है। सपोज कीजिए मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, कितना वाटर है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है। अगर इस 100 ग्राम वाटर में मैं 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं, डिसॉल्व हो जाएगी। वहीं पर मैं 100 ग्राम वाटर में अप्रोक्स 80 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, 80 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं। तो आप बताइए कॉन्सेंट्रेशन कौन से वाले सॉल्यूशन की ज्यादा होगी, ऊपर वाले की ज्यादा होगी या नीचे वाले की ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई नीचे वाले की ज्यादा होगी। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूं, देखिए, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी आपका सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, समझे। आप पानी में जितना ज्यादा नमक घोलोगे, आप पानी में जितनी ज्यादा चीनी घोलोगे, पानी उतना ज्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा। आपने 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घोली तो वो जो उसकी स्टेट है, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो अप्रोक्स सिमिलर रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर अपना 100 ग्राम वाटर के अंदर 80 ग्राम शुगर डिसॉल्व करने की कोशिश करी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, समझे। तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली है क्या, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा आपका सॉल्यूशन उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जितना कम सोल्यूट होगा उतना ही कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो डिपेंड करती है वो किस पर करती है, एट द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, समझे नहीं समझे। देखिए ये कुछ डायग्राम है, कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये यहाँ पर क्या है, ये डाइल्यूट है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब सपोज कीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5 जार है, मैंने पांचों जार में क्या लिया, वाटर लिया। इसकी क्वांटिटी मैं मान लेता हूं 100 ग्राम, सबकी क्वांटिटी कितनी है, 100 ग्राम है। कितनी क्वांटिटी है भाई, 100 ग्राम है। अब सपोज कीजिए मैं इस 100 ग्राम के जार में इसमें 10 ग्राम शुगर डाल रहा हूं, इसमें 20 ग्राम शुगर डाल रहा हूं, इसमें 30 ग्राम शुगर डाल रहा हूं, इसमें 50 ग्राम शुगर डाल रहा हूं, और इसमें 80 ग्राम शुगर डाल रहा हूं। तो आप बताइए कॉन्सेंट्रेशन कौन से वाले सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा होगी, सबसे लास्ट वाले की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें शुगर यानी सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। शुगर क्या है, क्या है शुगर, बोलो भाई क्या है, सोल्यूट है। शुगर क्या है, सोल्यूट है। तो मैंने आपको बताया किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी
उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करती है। सोल्यूट जितना ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी, सोल्यूट जितना कम होगा कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही कम होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन समझ गए, आई होप यहाँ तक सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आपके एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्व करने के लिए या कॉन्सेंट्रेशन को बताने के कुछ फॉर्मूला होते हैं, आपको क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन किस तरह के होंगे मैं आगे बताऊंगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें 3 तरह के फॉर्मूलाज मिलते हैं। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। इसी तरह से अगर मास बाय मास निकल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मास बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इन फॉर्मूलाज का यूज कैसे होता है, देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 40 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए हमारा सोल्यूट कितना है, कितना सोल्यूट है भाई हमारे पास, 40 ग्राम। क्लियर। उसके बाद में जो वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस घोला जाए, यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। बस याद रखना, जो कम क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम। ठीक है भाई। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनाता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसी तरह से हम फॉर्मूले में इसका यूज करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम, तो 40 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट कितना है 40 प्लस सॉल्वेंट कितना है 100 इंटू 100। 40 अपॉन में 140 इंटू 100, 0 से 0 काट दो, इक्वल्स टू 400 अपॉन में 14, 400 अपॉन में 14। इसको डिवाइड करना और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 560 ग्राम ऑफ वाटर। फिर से देखेंगे हमारा सोल्यूट कितना है, सोल्यूट कितना है भाई 80 ग्राम, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, सॉल्वेंट कितना है 560 ग्राम, सोल्यूट कितना है 80 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 560 ग्राम। अब इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म ऑफ मास बाय मास। किस टर्म में निकालना है भाई, मास बाय मास की टर्म में निकालना है। तो मास बाय मास वाला फॉर्मूला देखिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बिल्कुल सेम होगा,
मास ऑफ सोल्यूट देखिए कितना है 80 ग्राम, 80 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट, दोनों को ऐड कर देंगे 80 प्लस 560, एक मिनट भाई गलत हो गया, 80 प्लस 560 इंटू 100, तो 80 अपॉन में 640 इंटू 100, जीरो से जीरो काट दो, 800 अपॉन में 64, इसको डिवाइड कर देना और आपको आंसर आपका परसेंटेज में मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, क्या होती है सोल्यूबिलिटी? देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट that may dissolve in a certain volume of solvent, in a certain volume of solvent at a particular temperature is known as solubility। क्या है solubility? देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, यानी सपोज कीजिए मेरे पास एक ग्लास में 100 ग्राम ऑफ वाटर है, क्या है 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है? जितना भी सोल्यूट डिसॉल्व होगा, यानी इस 100 ग्राम वाटर की सोल्यूट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी जितनी होगी वो उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी होगी। सपोज कीजिए मेरे 100 ग्राम ऑफ वाटर में 60 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 60 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। तो ये जो 60 ग्राम है वो इस सॉल्यूशन की क्या होगी? सोल्यूबिलिटी होगी। क्या होगी? सोल्यूबिलिटी होगी। एक सर्टेन वॉल्यूम में सोल्यूट के डिसॉल्व होने की कैपेसिटी, एक सॉल्यूशन के सर्टेन वॉल्यूम में, सर्टेन वॉल्यूम कितने भी हो सकता है 100, 1 kg, 10 kg, 100 kg, तो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट के डिसॉल्व होने की कैपेसिटी कि कितना सोल्यूट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, ये जो कैपेसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। समझे? एग्जांपल से देखिए, बता दिया मैंने आपको। अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, इस 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितना भी सॉल्ट या जितना भी सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, वो इस वाटर की क्या होगी? सोल्यूबिलिटी होगी। क्लियर भाई? यहां तक समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यहां तक आपका होमोजेनस मिक्सचर कंप्लीट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, आई होप होमोजेनस मिक्सचर से कोई भी डाउट आपको बचा नहीं होगा। अगर किसी की डाउट, कोई क्वेरी हो तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे है आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्या होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर? मैंने पीछे बता दिया था। देखिए दोबारा देखिए, when the components of mixture are not evenly dispersed, dispersed का मतलब होता है बिखरे हुए या फैले हुए, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जो कंपोनेंट्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे सॉल्यूशन में, एंड द सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन कैन इजीली सी, यानी किसी सॉल्यूशन के सोल्यूट को आप आसानी से देख सकते हो। दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। This kind of mixture is called heterogeneous mixture। क्या होता है heterogeneous mixture? ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, उनका अरेंजमेंट बिल्कुल इवन नहीं होता, और ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप उनको आसानी से देख सकते हो। इस तरह का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? एग्जाम्पल है आपका सैंड इन वाटर। अगर आप पानी में रेत मिलाने की कोशिश करो तो क्या आप रेत को डिसॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इस तरह का जो मिक्सचर बनेगा वो क्या बनेगा? हेटेरोजेनस मिक्सचर बनेगा। अभी जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है वो दो तरीके के सॉल्यूशंस बनाता है। पहला है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन और दूसरा है आपका सस्पेंशन। ठीक है,
हमने दो तरह के मिक्सचर पढ़े, आपने ये वाला हेट्रोजिनस है और दूसरा हमने पढ़ा होमोजिनस। होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। यानी जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा मिक्सचर होगा भाई, होमोजेनस मिक्सचर होगा। और जहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन की बात करी जाए वो कौन सा मिक्सचर होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, याद रखना। समझे, होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा, सॉल्यूशन, और अगर कोलोइडल या सस्पेंशन की बात की जाए तो वो कौन से मिक्सचर्स होंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होंगे। तो देखते भाई आगे देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, one kind of mixture in which one substance is uniformly distributed in another without settling out is called colloidal solution। समझ में आया, नहीं आया होगा, है ना। एवरीवन बी लाइक यो क्या हो रहा भाई, यो क्या हो रहा है, अरे मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। देखो इधर, देखिए, वन काइंड ऑफ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन अनदर, यानी एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बिना सेटल डाउन हुए, बिना नीचे बैठे। इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है भाई। These particles are usually between 1 to 1000 नैनोमीटर इन साइज। इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में बेसिकली होंगे कितने, ये होंगे 1 to 1000 नैनोमीटर्स। These particles are larger than the particles of solution and smaller than the particles of suspension। यानी इसके पार्टिकल नॉर्मल सॉल्यूशन से बड़े होंगे और सस्पेंशन से क्या होंगे, छोटे होंगे। larger than the particle of solution। क्लियर भाई यहां तक। these particles cause Tyndall effect and these are much larger for visibility। यानी ये इजीली विजिबल होते हैं पार्टिकल्स, समझे। ये जो पार्टिकल्स होंगे इतने बड़े होंगे कि आप इनको इजीली विजिबल कर सकते हो या देख सकते हो। एग्जाम्पल है इनके जेली, मिल्क एंड फॉग, कोहरा। ये वो वाला फॉग नहीं है जो इंडिया में चल रहा है, वो वाला नहीं है, ये कोहरे वाला फॉग है ना, कोहरे वाला फॉग। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम भी बोलते हैं इसको और डिस्पर्शन मीडियम भी बोलते हैं। अब ये डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्स्ड फेज उसी तरीके का है जैसे आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या था, सोल्यूट था। क्या था, सोल्यूट। यानी आप डिस्पर्स्ड को क्या मान सकते हो, सोल्यूट मान सकते हो। और डिस्पर्शन मीडियम इसको आप मान सकते हो सोलवेंट। जिस तरह से सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना था, सोल्यूट और सोलवेंट, इसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर यहां तक। चलिए भी देखते हैं अब क्या होता है जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम आपस में कंबाइन होते हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं। देखिए बहुत सारी चीजें आप कोलोइडल सॉल्यूशन की यूज करते हो, कोलोइड्स यूज करते हो, आपको पता नहीं एक्चुअल में कोलोइड होते क्या है। तो अब अगर से आगे से आप जब देखोगे ये चीजें तो आप समझ जाओगे कि क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। देखिए डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम टाइप ऑफ कोलोइड, यानी किस तरह की डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम मिलकर किस तरह का कोलोइड बनाते हैं। देखिए डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड सोल्यूट, यानी कम क्वांटिटी में अगर लिक्विड हो और ज्यादा क्वांटिटी में गैस हो, ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो, गैस हो, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं भाई, एरोसोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एरोसोल बनाते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं फॉग एंड क्लाउड्स। क्या क्या है, फॉग एंड क्लाउड्स। फॉग्स और क्लाउड्स जो बने वो दो चीजों से मिलकर बने हैं, लिक्विड एंड गैस, जिसमें गैस ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी और लिक्विड कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। लिक्विड क्या होगा, सोल्यूट या डिस्पर्स मीडियम, और गैस क्या होगी, सोलवेंट या डिस्पर्शन मीडियम। नेक्स्ट है आपका सॉलिड प्लस गैस। ये भी क्या बनाते हैं,
एरोसोल बनाते हैं, लेकिन कैसा एरोसोल बनाते हैं? सॉलिड एरोसोल बनाते हैं। आपने स्मोक देखा है? स्मोक, धुआं, बीड़ियों का धुआं जो होता है, बीड़ियों का, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया है, वही वाला। और दूसरा एग्जॉस्ट जो होता है मोटर्स का, दूसरा क्या है? मोटर एग्जॉस्ट। ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई? किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड एरोसोल का एग्जाम्पल है। समझ गए? स्मोक एंड मोटर एग्जॉस्ट। अगला क्या है? गैस प्लस लिक्विड। जहां पर कम क्वांटिटी में गैस होगी और ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगी? लिक्विड होगी। वो क्या फॉर्म करेगा? फोम बनाएगा। क्या बनाएगा? फोम बनाएगा। जैसे शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम जो बनी होती है वो भी एक तरीके का कोलोइडल सॉल्यूशन है। किस किस से बनी होती है? जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में गैस होती है और कम क्वांटिटी में लिक्विड होता है। समझ गए? नेक्स्ट आपका है गैस प्लस सॉलिड। जहां कम क्वांटिटी में गैस और ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड होगा, वो क्या बनाएगा भाई? वो भी फोम बनाएगा, लेकिन कैसी फोम? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आप सभी ने देखी होंगी। देखिए, जो गद्दे पर आप लेटते हो वो गद्दा किसका बना होता है? स्पॉन्ज का बना होता है। और स्पॉन्ज क्या है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जो बना हुआ है गैस प्लस सॉलिड से। नेक्स्ट आपका क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड। जहां लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और सॉलिड की क्वांटिटी कम होगी, वो क्या बनाएगा? वो सोल बनाएगा। क्या बनाएगा? सोल बनाएगा। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कोई जानवर नहीं है। मैग्नीशिया क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन है जो फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है। ठीक है? फार्मास्यूटिकल्स में दवाई वगैरह बनाने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। कभी इसको जानवर समझोगे किसी जानवर का दूध है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई? तो नेक्स्ट आपका है सॉलिड प्लस सॉलिड। जब सॉलिड और सॉलिड कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? सॉलिड सोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉलिड सोल बनाएंगे। जैसे कलर्ड जेमस्टोन। आपने मोती देखे होंगे, मोती लड़कियों ने बहुत सारे देखे होंगे, है ना? तो वो जो मोती जेमस्टोन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? सॉलिड प्लस सॉलिड के। और ये क्या होते हैं? कोलोइड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका लिक्विड प्लस लिक्विड। अगर लिक्विड और लिक्विड मिलेगा तो क्या बनेगा? इमल्शन बनेगा भाई। क्या बनेगा? इमल्शन बनेगा। जैसे फेस क्रीम एंड मिल्क। ये एग्जांपल्स हैं किसके? आपके ऐसे कोलोइड के जो लिक्विड और लिक्विड से मिलकर बने होते हैं। समझे? लास्ट है आपका लिक्विड प्लस सॉलिड। अगर लिक्विड में सॉलिड मिला दिया जाए, यानी लिक्विड की क्वांटिटी कम हो, सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो क्या बनेगा? जेल बनेगा। क्या बनेगा? जेल। जैसे एग्जांपल्स हैं जेली, चीज, बटर। बटर तो आपने खाया होगा, चीज भी खाया होगा। तो वो किसका एग्जांपल है भाई? वो एग्जांपल है जेल कोलोइड का, जो किससे बना होता है? सॉलिड और लिक्विड से, जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी। आई होप यहां तक ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। पीछे आपने क्या पढ़ा? कोलोइड पढ़ा। किसके पार्ट पढ़ रहे हैं हम? कोलोइडल सॉल्यूशन के। कोलोइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट्स मैंने आपको बताए। वो सॉरी, हेट्रोजेनस मिक्सचर के। हेट्रोजेनस मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। कोलोइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ चुके हैं अब इस टाइम, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमारा क्या चलेगा भाई? सस्पेंशन चलेगा। क्या चलेगा? सस्पेंशन चलेगा। तो बढ़ते हैं अपने सस्पेंशन की तरफ। देखिए क्या होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर in which a solid particle is scattered in liquid or gas but do not dissolve in solution because dissolve in solution because of its larger particles। ठीक है? सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं लिक्विड के अंदर। स्कैटर यानी इधर उधर मूवमेंट करते हैं, लेकिन डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके पार्टिकल बड़े होते हैं जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। समझ गए बात? तो दीज पार्टिकल्स आर यूजुअली लार्जर देन 1000 nm। 1000 nm से ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो वाटर के अंदर डिसॉल्व
नहीं हो सकते। और अगर आप पानी को इस तरह से घुमाओगे तो वो पानी के अंदर आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। दीज आर विजिबल विद नेकेड आइज। इनको हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, साधारण आंखों से देख सकते हैं। एग्जाम्पल है मडी वाटर। एग्जाम्पल है मडी वाटर। अगर आप किसी पानी में मिट्टी डाल के ऐसे घुमाओ, एग्जाम्पल है बम्बे का पानी। बम्बे का पानी देखा है, वो कैसा है, एक तरह का सस्पेंशन है, क्योंकि उस पानी के अंदर क्या मिक्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल मिक्स होते हैं, जिनको आप इजीली अपनी आंखों से देख सकते हो। वेयर डर्ट पार्टिकल्स आर लार्जर टू डिजोल्व, जहां डर्ट के पार्टिकल लार्जर यानी बड़े होते हैं डिजोल्व होने से, यानी वो इतने बड़े होते हैं कि वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते। और अगर पानी रुका हुआ है तो वो पार्टिकल्स पानी की निचली सतह पर बैठना शुरू हो जाएंगे। समझे मेरी बात? एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें बहुत सारी मिट्टी डालिए। जब तक पानी को चलाते रहोगे तो वो पानी के अंदर मूवमेंट आपको करते हुए दिखाई देंगे, और जैसे ही आपने चलाना बंद कर दिया वो धीरे धीरे पानी की सतह में बैठना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। क्लियर भाई यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है जो आपको बता सकता है एक्चुअल में सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है। अगर आप पार्टिकल्स को देखो, ये पार्टिकल किसके हैं, सॉल्यूशन के हैं। किसके पार्टिकल हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, जिनका साइज है अप्रोक्स 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, इसके पार्टिकल आपको थोड़े बड़े बड़े नजर आएंगे इनके मुकाबले। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, कोलॉइड्स का होगा, जिनका साइज होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, और वहीं आप सस्पेंशन की बात करें तो इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, या अगर आप एनएम में बोलो तो मोर देन 1000 नैनोमीटर, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। समझ गए? सॉल्यूशन के पार्टिकल क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में फिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो कोलॉइड कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। ये भी क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है दोनों, क्योंकि इनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो हर तरह के सॉल्यूशन में फिक्स नहीं हो सकते। और सस्पेंशन के तो इतने बड़े होते हैं कि वो किसी भी तरह के वाटर में फिक्स नहीं होंगे। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, हेटेरोजेनस के हैं। किसके एग्जांपल्स हैं भाई, हेटेरोजेनस के। और ये वाला एग्जांपल किसका है, होमोजेनस का। किसका एग्जांपल है, होमोजेनस का। तो आई होप हेटेरोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट। क्या है, टिंडल इफेक्ट। आपने सुना होगा टिंडल इफेक्ट के बारे में, टिंडल प्रभाव हिंदी वाले बच्चों ने सुना होगा। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर का मतलब क्या होता है, स्कैटर का मतलब होता है बिखरना या फैलना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और वेरी टाइनी सस्पेंशन, और ऐसा सस्पेंशन जिसके पार्टिकल नॉर्मल सस्पेंशन से छोटे हों, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिससे अगर आप लाइट गुजारो तो लाइट को वो स्कैटर करे यानी फैलाए सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होती है लाइट के फैलने की वो क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। प्रोसेस क्या है, व्हेन लाइट बीम ट्रेवल्स थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब एक लाइट बीम को ट्रेवल कराया जाता है, कहां से, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से। कहां से ट्रेवल कराया जाता है भाई, कोलॉइडल सॉल्यूशन से ट्रेवल कराया जाता है। ठीक है, तो लाइट क्या होगी आपकी, लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी यानी फैल जाएगी। समझे, फैल जाएगी। Tyndall effect occur when sunlight travels through a mist or dusty room. Tyndall effect occur when sunlight travels through a mist or dusty room. एक एग्जांपल और बताता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो छोटे छोटे रोशनदान होते हैं, छोटी छोटी विंडोज होती हैं जो डोर के ऊपर लगी होती हैं, जब वहां से सनलाइट आती है तो जो
एरिया होगा, सपोज कीजिए आपके कमरे की विंडो इतनी बड़ी है तो उससे निकलने वाली सनलाइट इतनी आनी चाहिए, ऐसी तो होगा इतनी आनी चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि जो विंडो का साइज है उससे ज्यादा बड़ी सनलाइट आती है इस तरह की, तो ये लाइट जो है आपके नॉर्मल होल से ज्यादा स्कैटर हो रही है। अब ये स्कैटर क्यों हो रही है, फैल क्यों रही है, क्यों? क्योंकि आपके रूम में यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो इस लाइट को स्कैटर करा रहे हैं। तो पार्टिकल्स का लाइट को स्कैटर कराने की प्रोसेस क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। समझे मेरी बात, नहीं समझे? टिंडल इफेक्ट कहलाती है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे लाइट उतनी ज्यादा स्कैटर होगी, और जितने कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे लाइट उतनी ही कम स्कैटर होगी। अब समझिए, ये 3 ग्लासेस है मेरे पास। पहला वाला ग्लास किसका है, पहला वाला ग्लास है सॉल्यूशन का, पहला वाला ग्लास किसका है, सॉल्यूशन का है। दूसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। और तीसरा है सस्पेंशन। मैंने अभी आपको क्या बताया, पार्टिकल्स जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे लाइट उतनी ही ज्यादा स्कैटर होगी, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं। पहले वाले सॉल्यूशन से लाइट सीधी गुजर गई, क्यों गुजर गई? क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी पार्टिकल बाहर मौजूद नहीं है, वो पार्टिकल के बीच में फिक्स होगा और सॉल्यूशन को क्या बना दिया, ट्रांसपेरेंट बना दिया। कोई भी पार्टिकल इसमें प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से लाइट कैसी होगी आपकी, सीधी गुजर गई। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ की लाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी स्कैटर हो रही है। लाइट यहाँ पर है तो यहाँ से क्या हो रही है, देखो स्कैटर हो रही है, इस तरह से स्कैटर हो गई यहाँ पे, इस तरह से स्कैटर हो गई यहाँ पे। लाइट तो ऐसे जानी थी हमारी, लेकिन यहाँ से क्या हो गई, स्कैटर हो गई। क्यों हो गई स्कैटर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तीसरा वाला क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा स्कैटर लाइट यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर लाइट स्कैटर हो रही है सबसे ज्यादा। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स की क्वांटिटी हाइयर है। कैसी है, हाइयर। मैंने अभी आपको एक चीज बताई है, पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे लाइट उतनी ही ज्यादा स्कैटर होगी। समझ गए? तो पार्टिकल्स के थ्रू लाइट के स्कैटर होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसमें क्या पढ़ोगे, केमिकल। सारी चीजें जो पढ़ी हैं आपने वो केमिकल चेंजेस के अंदर की हैं। तो पहले देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। देखिए, चेंजेस दैट डू नॉट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ऐसे चेंज जो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते, डू नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंस, इस तरह के चेंजेस क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पानी को फ्रिज में रखा तो वो बर्फ बना, उसकी स्टेट चेंज हुई है, वो अभी भी पानी है। समझ रहे हो? तो नया सब्सटेंस तो कोई बना नहीं। कभी आप ये सोचोगे सर पानी को फ्रिज में रख दिया वो बर्फ बन गया तो सब्सटेंस चेंज हो गया, सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ, वाटर की स्टेट चेंज हुई है। तो कभी भी फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। चेंज दैट रिजल्ट इन फॉर्मिंग ऑफ न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसको करने के बाद आपकी सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे H+O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ पर क्या है, दो सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों गैसेस हैं, दोनों आपस में कंबाइन हुए, केमिकल रिएक्शन हुए, मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो यहाँ पर क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में क्या बनता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द सब्सटेंस डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। फिजिकल चेंज के दौरान सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। अगर आप पानी को फ्रिज में रखोगे तब भी वो पानी ही है, पानी मतलब वाटर है ना, बस उसकी स्टेट चेंज हुई है, लेकिन है। अगर आप वापस से बर्फ को नॉर्मल टेम्परेचर में रखोगे तो फिर से पानी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी अपनी आइडेंटिटी है वाटर की, वो आइडेंटिटी सेम रहेगी। फिजिकल चेंज में कोई भी आइडेंटिटी में चेंज नहीं होता। वहीं पर अगर आप केमिकल चेंज की बात करो तो उसमें सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को बदल लेता है। जैसे हाइड्रोजन, अभी मैंने एग्जांपल बताया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या थी, हाइड्रोजन क्या थी, एक गैस थी,
क्या थी? गैस। ऑक्सीजन भी क्या थी? गैस थी। अब दोनों के साथ में केमिकल रिएक्शन हुई और मिलकर क्या बनाया? H2O बनाया। तो H2O एक क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पर सब्सटेंस ने अपनी आइडेंटिटी को बदल लिया। तो जिसमें आइडेंटिटी को बदल ले वो केमिकल चेंज होगा, और जिसमें आइडेंटिटी ना बदले वो फिजिकल चेंज होगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? दे कैन बी रिवर्सिबल। दे कैन बी रिवर्सिबल, बताने की तो जरूरत है नहीं। पानी को फ्रिज में रखोगे बर्फ बन जाएगा, बर्फ को नॉर्मल टेम्परेचर में रखोगे पानी बन जाएगा, तो वो तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। दे कैन नॉट रिवर्ट इन ओरिजिनल फॉर्म, ये वापस से ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्ट नहीं हो सकते। समझे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लोहे पर जंग लग जाए, अगर रस्टिंग हो जाए किसी आयरन पर, तो आप उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। रस्टिंग कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये एक कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो ऐसी चेंज जो रिवर्सिबल है वो फिजिकल चेंज है, और जो रिवर्सिबल नहीं है वो केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज इंक्लूड मॉडिफिकेशन टू अ सब्सटेंस साइज, शेप एंड फिजिकल स्टेट। फिजिकल चेंज क्या है? एक तरह का मॉडिफिकेशन है, किसमें? सब्सटेंस के साइज, शेप और फिजिकल स्टेट में। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में बदल दिया, फिजिकल चेंज हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई। सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, फिर से फिजिकल चेंज, तो मॉडिफिकेशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट को बदल सकता है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, अपने आप को बदल नहीं सकता। अगर मेरे पास मारुति 800 है और मैं उस पर पेंट करा दूं, तो वो फिर भी तो मारुति 800 रहेगी या मर्सिडीज बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, जिसमें आइडेंटिटी सेम रहेगी, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो। इस तरह का चेंज क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। एग्जांपल्स क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। एग्जांपल किसके हैं? फिजिकल चेंज के। ठीक है। सब्सटेंस कैन कन्वर्ट इनटू कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंसेस। सब्सटेंस जो है वो पूरी तरह दूसरे सब्सटेंस में बदल सकता है। इस तरह का चेंज क्या होगा भाई? केमिकल चेंज होगा। वही वाटर वाला एग्जांपल ले लो, सब पे फिट होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आइडेंटिटी पूरी बदल ली। पहले किस में था? गैस में थे दोनों, फिर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। एग्जाम्पल क्या है भाई? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है भाई, तो चैप्टर हो जाता है आप लोगों का कंप्लीट। आई होप यहाँ तक सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का कोई डाउट या क्वेरी बची हो चैप्टर से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज और डाउट का आंसर करा देंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।